हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि हम कैसे एक एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। जो कि मैंने आपको बता भी दिया था कि तीन चीजें होती हैं, जिसमें होता है कि क्या प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे एंटिटी के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने के बाद। ये तो एक पहला हो गया। क्या एसेट कंट्रोल में है बिजनेस के, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमें सी फाइंड करना है कि क्या कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो भी एसेट की कॉस्ट है, क्या हम उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको रिलायबली मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया ही नहीं है। तो ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ द एसेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि पीपी की हम कॉस्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सी एडिंग डाल के लिखना आप कॉस्ट ऑफ एसेट, सॉरी कॉस्ट ऑफ पीपी, यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट। इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, वहां से करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक मेजरमेंट होता है, उसको बोलते हैं इनिशियल, मतलब जिस डेट पे हमने उसको खरीदा है उस डेट पे हम इसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट। और दूसरा होता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, यानी कि बैलेंस शीट डेट, यानी कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगी तो हम उस टाइम किस वैल्यू पे दिखाएंगे। इनिशियल, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इनिशियल मेजरमेंट का मतलब होता है कि बैलेंस, सॉरी, इसको हम दिखाते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पे। तो परचेज के टाइम पे हम इसको किस कॉस्ट पे दिखाएंगे, हमको ये सीखना है। तो परचेज के टाइम पे हम इसको दिखाएंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जिस डेट पे एक्वायर हुआ, मेजर डेट कॉस्ट, यानी कि जिस कॉस्ट पे ये खरीदा गया है उस कॉस्ट पे दिखाएंगे। अब उस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो हम आगे देखेंगे कि इसकी कॉस्ट में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे मेजर एट कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कैसे होगा, इसके लिए भी हमें एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे शेप्स में जाके। तो इसका मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं। आपने अपने इसी इंटर में भी पढ़ा होगा, या तो हम उसको कॉस्ट अप्रोच से दिखाते हैं, या हम उसको रिवैल्यूएशन अप्रोच से। अब कॉस्ट अप्रोच और रिवैल्यूएशन अप्रोच क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी बैलेंस शीट बनती है तो उसमें क्या होता है, हम एक तरफ इसको क्या चार्ज करते हैं, एक तरफ पीपी की वैल्यू दिखाते हैं, उसको कॉस्ट पे दिखाते हैं, और दूसरी तरफ को क्या दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से इसको लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। तो वो क्या होता है, वो कॉस्ट अप्रोच होता है। और रिवैल्यूएशन अप्रोच क्या होता है कि हम अपनी वैल्यू को अगर बढ़ती है या फिर घटती है उसकी वैल्यू में बराबर, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर डिक्रीज होगी तो हम उसको एक रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन के नाम से एक अकाउंट खोलते हैं, उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले, ये तो हो गया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं इनिशियल मेजरमेंट में क्या क्या आता है। ये अभी पूरा डिटेल में आएगा, कॉस्ट अप्रोच और रिवैल्यूएशन अप्रोच। ठीक है, तो मैं उसको वहां पे समझा दूंगा अच्छे तरीके से। अभी ये इनिशियल मेजरमेंट की बातें करते हैं, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि क्या होता है, जब भी हम पीपी खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसको खरीदें ही, हो सकता है हम इसको बना भी लें। हो सकता है कि बहुत सारे एसेट को हम एक सिंगल ट्रांजेक्शन में बनाएं, बहुत सारे एसेट को हम एक सिंगल ट्रांजेक्शन से खरीदें। हो सकता है हम एक एसेट के बदले दूसरा एसेट लें। हो सकता है कि वो हमें गवर्नमेंट ग्रांट में मिल जाए, यानी कि गवर्नमेंट से मिल जाए। तो अगर कोई भी एसेट यानी कि पीपीई जब भी हमें मिलती है या फिर बनती है या फिर उसे खरीदा जाता है,
तो हम उसको इनिशियल मेजरमेंट कैसे करेंगे वो यहाँ पे सीखा जाएगा। तो इसमें 5 तरीके के पार्ट होते हैं, यानी कि सेपरेट एक्विजिशन। सबसे पहले क्या हुआ, हमने उसको खरीद लिया। हर उसका अलग अलग कैलकुलेशन अलग है, हर पॉइंट की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी हमें। सेपरेट एक्विजिशन यानी कि हमने क्या किया, इसको खरीदा है। सेकंड सेकंड क्या है, एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल एसेट्स इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ये एक एक चीज पे हम बहुत डिटेल में अभी बात करेंगे। अभी मैं बस लिखवा रहा हूँ कि क्या क्या होता हो सकता है, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एसेट, यानी कि एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट ले लिया। इसके ऊपर एक मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, ठीक है। सब मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम जब ये पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। चौथा क्या हो सकता है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, यानी कि हो सकता है कि आपने अपना एसेट खुद बना लिया। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। और असेट रिसीव्ड, यानी कि एसेट मिला अंडर गवर्नमेंट ग्रांट। इस पे अपना खुद का इंडेक्स है जिसका नाम है इंडेक्स 20, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये सारे के सारे वो आइटम है, यानी कि मतलब कोई भी पीपीई जब हम परचेज करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, तो हमें उसका इनिशियल मेजरमेंट, यानी कि जिस दिन पे हम उसको अपने एंटिटी में लेके आते हैं, उस डेट पे हम उसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, बस ये इसमें इतना दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि सेपरेट एक्विजिशन पे, जब सेपरेट एक्विजिशन होगा तो उसकी हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेपरेट एक्विजिशन, अभी हम इसके ऊपर डिटेल में वो करते हैं। इसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है वो हम अभी लिखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। सेपरेट एक्विजिशन की, तो चलिए करते हैं। हेडिंग डालेंगे सेपरेट एक्विजिशन। सेपरेट सेपरेट। तो सेपरेट एक्विजिशन में क्या हो सकता है, ये सिंपल वाला केस है जहां पे हम क्या करते हैं, असेट को खरीदते हैं। तो इसमें वही सारे के सारे आते हैं जैसे जो हमने इन्वेंटरी में भी सीखे थे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब इसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने इन्वेंटरी में सीखा, ये सेम टू सेम लगभग उसी की तरह है, कुछ पॉइंट बस अलग है, लिखवाता हूँ मैं आपको उसके लिए। सबसे पहले एक हमारी क्या होती है इसमें, परचेज कॉस्ट, यानी कि परचेज जितने पे हमें उसको मिला, ठीक है। और सेकंड क्या होता है हमारा इसमें, जितना भी हमें खर्चा लगा उसको प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए कि उसका इस्तेमाल हो सके, मैनेजमेंट का इंटेंशन है उस चीज को यूज करने के लिए, उस कंडीशन में उसको लाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका जितना भी खर्चा आएगा उसको भी इसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन in which the the management intends to use the asset, कि उसकी इंटेंशन क्या थी, ठीक है। ये एक कॉस्ट को हम इसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या था, जब वो सारी की सारी कॉस्ट जो कि हमें एसेट को हटाने के लिए, फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक एसी है, अब हमने उसको उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये सब लगा, उसके ये भी कैपिटलाइज होगा उसमें। अब क्या होगा कि उस एसी को, वो कभी ना कभी खराब जरूर होगी, ठीक है, तो उस एसी को हटाने का जो भी खर्चा है वो भी हम इसमें जोड़ेंगे, लेकिन कब? उसकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ, यानी कि वो खर्चा अभी हमारा नहीं होगा, वो खर्चा 3-4 साल बाद होगा। तो जब 3-4 साल बाद जो खर्चा होता है तो हम उसको क्या करते हैं ना, उसकी जो भी लाइफ ऑफ एसेट है, उसकी लाइफ ऑफ एसेट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसमें कैपिटलाइज कर देते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये वही वाला पॉइंट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, यानी कि उस चीज को वहां से हटाने के लिए। लेकिन इसमें कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया था परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस में हम क्या लेते हैं परचेज कॉस्ट में। ठीक है, इसका एक सितारा मार्क कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं परचेज प्राइस में क्या क्या आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज तो होती है, और दूसरा क्या आता है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। सेम इन्वेंट्री वाला पॉइंट है, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे माइनस होता है, कोई भी डिस्काउंट मिला तो। ठीक है, या और इंपोर्ट, कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वो भी ऐड होगा इसमें, माइनस रिफंडेबल टैक्सेस, जिसका इनपुट टैक्स रेट मिल जा रहा है उसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया स्टाम्प ड्यूटी, जब प्रॉपर्टी एक्वायर होती है तो स्टैम्प ड्यूटी आती है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो एक तरीके का लीगल खर्चा है ना, इसलिए। और इसके क्या होता है, इंस्टॉलेशन या फिर असेंबली की कोई कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। और क्या हो सकता है, प्रोफेशनल फीस कोई भी हो सकती है। आपने किसी से कंसल्टेंसी सर्विस ली कि हमें कौन सी मशीनरी खरीदनी चाहिए, तो उसके लिए भी उसकी जो भी प्रोफेशनल फीस आपने उसने चार्ज की है वो भी यहाँ पे इसके लिए कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, परमिशन कॉस्ट, आपने कहीं भी मतलब कोई बिल्डिंग बनवाई जैसे, तो वहां पे उसकी परमिशन लेने के लिए जितना खर्चा हुआ उसकी कॉस्ट भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, वैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स हो गया। और भी हैं बहुत सारे। और क्या हो सकता है, अदर हैंडलिंग कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको वो अपना दिमाग लगाना है, कोई भी मटेरियल जो, सॉरी, प्लांट एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सब ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमने क्या सीखा यहाँ पे, सेपरेट एक्विजिशन का। ये जो सेपरेट एक्विजिशन है ना, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर हो गया। अब हम दूसरे दूसरे पे पढ़ते हैं, या इसमें क्या सीखते हैं, एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल एसेट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एसेट हम खरीदते हैं, लेकिन किसमें, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और इसकी कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये भी हम देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, एक्विजिशन ऑफ एसेट
मल्टीपल एसेट होगा, सॉरी, मल्टीपल एसेट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, एक कोई भी एसेट आप एक परचेज प्राइस आपने पेड किया, यानी कि 10 लाख, जैसे कि आपने कोई परचेज प्राइस है किसी भी चीज का वो आपने पे किया, और इसमें क्या होता है आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। सपोज आप किसी स्टोर पे गए जहाँ पे क्या किया आपने, लैपटॉप परचेज किया। अब वो क्या करता है, बोलेगा लैपटॉप 50,000 का है, 50K का, ठीक है। और क्या बोलेगा वो, कहेगा सर अगर आप, ये हमारा एक बंडल कॉम्बो है जिसमें हम आपको लैपटॉप देंगे, उसका बैग देंगे, कीबोर्ड देंगे, माउस देंगे, और क्या क्या दे सकते हैं, हेडफोन देंगे, यानी कि बहुत सारी चीजें हमें कॉम्बो देगा, बोलेगा कि इसमें 55,000 हम आपको ये दे देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, परचेज प्राइस तो एक पे हो रहा है लेकिन चीजें तो बहुत सारी मिल रही है ना। तो अब हम इस चीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वही इसमें बस बताता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाए थे ताकि आपको याद रहे इसके लिए। 1 परचेज प्राइस पेड, यानी कि परचेज प्राइस एक पेड हुआ लेकिन हमें चीजें कितनी मिली, तीन चार चीजें मिली, ठीक है। और चीजें कितनी मिली, मल्टीपल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल ए मिल गया लैपटॉप, एक एसेट बी मिल गया, आपको बैग मिल गया, सी कीबोर्ड मिल गया, डी। अब इसमें क्या होगा, इसकी परचेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका है इसका परचेज कॉस्ट निकालने का। इसको हम क्या करेंगे ना, एक मिनट, जो भी इसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 55K आई, ठीक है। अब 55K है जो, उसको हम उसकी क्या करेंगे, परचेज प्राइस में अलोकेट कर देंगे इन ये जितने भी एसेट है, इनकी जो फेयर वैल्यू है उसके प्रोपोर्शन में हम इसको अलोकेट कर देंगे। सपोज इसकी फेयर वैल्यू तो 50,000, इसकी फेयर वैल्यू थी 2,000, इसकी फेयर वैल्यू थी 2,000, इसकी फेयर वैल्यू थी 1,000। यानी कि हो सकता है ये इनसे ज्यादा ही होगा, सपोज यहाँ पे दो मान लो, दो के ये हमेशा बंडल जो भी प्राइस मिलता है कॉम्बो वो हमेशा ज्यादा ही रहता है, ज्यादा का रहेगा, लेकिन वो आपको कम में दे देगा। क्योंकि अगर ये कम में मिलेगा और ये ज्यादा में मतलब कॉम्बो में आपको ज्यादा में मिल गया, और जो अलग अलग बंडल आइटम आप खरीदते अलग अलग वो आपको कम में मिलता, तो वो क्यों कौन खरीदेगा, ठीक है। तो ये हमेशा जो इंडिविजुअल आइटम का टोटल जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बंडल प्राइस, ठीक है। तो हम इसको ये जो 55,000 हमारा है ना, इसको हम अलोकेट कर देंगे, 55,000 को अलोकेट कर देंगे इस रेशियो में। ये जो रेशियो बन रहा है इस रेशियो में इसको अलोकेट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही इसका कंसेप्ट है, इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं परचेज प्राइस शुड बी अलोकेटेड टू ईच एसेट एक्वायर्ड इन द ट्रांजेक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू, यानी कि जो भी इनकी फेयर वैल्यू है, या फिर हम इसमें और भी एक चीज ले सकते हैं, या फिर इनकी सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस के प्रोपोर्शन में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं या फिर प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस आपकी सबसे पहली अगर क्वेश्चन में हो सकता है फेयर वैल्यू और एसपी दोनों हो, तो सबसे पहली प्रेफरेंस इसको देंगे, दूसरी प्रेफरेंस शेयर वैल्यू को। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं ऊपर हमने क्या क्या कर लिया। ये हो गया सेपरेट एग्रीगेशन की कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, ये भी हो गया। अब ये देखते हैं कि एक्सचेंज, एक एसेट के बदले में हमने दूसरा एसेट दिया, तो उसकी कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मशीनरी है, एक मशीनरी है यहाँ पे, ये M1, इसके बदले में क्या दे रहा है हमें, M2। एक मशीनरी M2 है, वो मिल रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। यानी कि हमने अपनी एक मशीनरी देकर दूसरी मशीनरी खरीदी, दूसरी मशीनरी मिल गई हमको, तो उसकी कॉस्ट हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, बस ये है, ये हमें देखना है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी हमने एसेट एक्वायर किया उसको हम मेजर करेंगे किस पे, फेयर वैल्यू पे। और जो एसेट हमने दिया उसको भी हम देखेंगे कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है। और इन दोनों में से जो भी क्लियरली एविडेंट होगी, यानी कि जो भी ज्यादा अच्छी होगी मार्केट वैल्यू, यानी कि जिसको हम साफ सुथरे टर्म में रिकॉग्नाइज कर पाए, या फिर जितनी जो इसकी मार्केट वैल्यू जितनी रिलायबल होगी और जितनी क्लियरली एविडेंट होगी, बस उस प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। बस ये है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका टेक्स्ट जो भी है मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको बाद में काम में आएगा। एसेट एक्वायर्ड should be measured at fair value of asset given up, at fair value of asset given up, और fair value of asset taken up, जो हमने दिया या जो हमने लिया, इनमें से कौन सा क्लियरली एविडेंट है, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, जिसको हम, मतलब जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का, कोई भी जितनी अच्छी तरीके से उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर पाए, उस अमाउंट पे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है दोनों, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो क्लियरली एविडेंट है, यानी कि दोनों ही वैल्यू ठीक है, तो हम उस केस में किस पे करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। इफ बोथ द फेयर वैल्यू आर क्लियरली एविडेंट, यानी कि दोनों फेयर वैल्यू जो है वो क्लियरली एविडेंट है, तो हम इसको किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको हम जो भी एसेट हमने दिया उस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी जो भी फेयर वैल्यू है उस पे। तो क्या करना है यहाँ पे, मेजर द असेट, मेजर द एसेट एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, यानी कि जिस वैल्यू का जो भी हम एसेट दे रहे हैं, सपोज ये हमारी M1 है और हमारे पास M2 आ रही है। ठीक है, तो ये जो M2 की वैल्यू है हम इसको अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, बस ये हमसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गई।
तो हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो ये बोल रहा है या अगर तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी यही होनी चाहिए कि जो भी क्लियरली एविडेंट है इन दोनों में से, और अगर दोनों ही क्लियरली एविडेंट है, दोनों भी वैल्यू डिटरमाइनेबल है इसकी फेयर वैल्यू, तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जो भी ये हमारी मशीन वन जा रही है, इसकी जो फेयर वैल्यू होगी, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब असेट टेकन, जो भी हमने असेट लिया है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो उसमें क्या होना चाहिए? एक कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कि क्या मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी हमने दिया उसमें हमारा कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मशीन जो दी वो हमने दी जूते बनाने की, ठीक है, और जो हमने ली है वो किसी और चीज की मशीन ले ली है, सपोज पंखा बनाने की मशीन ली है, तो इसमें हमारा कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था। ठीक है, तो हमारा कमर्शियल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है इसमें। तो एक पॉइंट लिखते हैं आप नीचे, फिर मैं वो आपको समझाता हूँ। जो भी हमने एसेट लिया है, एसेट टेकन अप शुड बी measured at fair value only if, क्या क्या होना चाहिए? उसकी क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा उसका कमर्शियल सब्सटेंस भी होना चाहिए। देयर इज कमर्शियल सब्सटेंस। अब कमर्शियल सब्सटेंस की वैसे डेफिनेशन जो है वो एक्ट में दे रखी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर भी सिंपल टर्म्स में आपको लिखवा देता हूँ उसकी डेफिनेशन। पहले लिखते हैं, फिर इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, मीन्स आफ्टर exchange the cash flows of the enterprise affected, that is higher cash flows generated। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, if fair value or commercial substance if not available, then measure the asset acquired at, किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? एट, सबसे पहले डालेंगे फर्स्ट WDV, या फिर सेकंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो हमने दिया है, जो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है, गिवन अप, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या करना है? बूट मनी एक्सचेंज। ये समझाता हूँ अभी क्या लिख रखा है। सो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, ये जो है क्लियरली एविडेंट होनी चाहिए। और अगर दोनों की जो भी फेयर वैल्यू है वो क्लियरली एविडेंट है, तो हम उसको किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं? जो भी हमने एसेट दिया है उस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। जो भी हमने एसेट लिया है, ये तो हो गया, जो भी हमने एसेट दिया इस पे रिकॉग्नाइज कर लो। अब ये स्टैंडर्ड हमें ये कंडीशन बता रहा है कि जो भी हम एसेट ले रहे हैं
उसको हम अगर अपनी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहे अपनी बुक्स में तो क्या हम कर सकते हैं? तो स्टैंडर्ड ने बोला हाँ कर सकते हो, लेकिन दो केस बोले उसने कि क्या उसकी फेयर वैल्यू एविडेंट है क्लियरली, क्लियरली उसकी फेयर वैल्यू एविडेंट होनी चाहिए, यानी कि डिटरमिनेबल होनी चाहिए, उसमें कोई झोलझाल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेयर वैल्यू उसकी चल रही है 30 लाख, आप उसको दिखा रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 50 लाख, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करना है। वो कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए। और दूसरी इसने कंडीशन बोली है कि क्या उसमें कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब यही है कि हम धंधा तो कर रहे हैं अपने जूतों का और हम मशीन ले रहे हैं पंखे बनाने वाली। तो इससे क्या होता है, हमारे जो भी कैश फ्लो है उन पे कोई फर्क नहीं गिर रहा है। कैश फ्लो इसका मतलब ये है, मींस आफ्टर, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि अगर हमने एसेट कोई भी खरीदा है, मींस आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लो हमारे होंगे उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका जो भी कैश फ्लो है वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, एक मिनट, ये हाईलाइटर आ गया means after the exchange the cash flow of the enterprise, कैश फ्लो ऑफ द एंटरप्राइज क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, यानी कि हायर कैश फ्लो जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल एक मशीन थी पहले, वो एक घंटे में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी। अब हमने जो नई मशीन ली वो 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। तो कैश फ्लो क्या हुआ है, कैश फ्लो ज्यादा बढ़ गए ना। ऐसा थोड़ी है अगर हम पहले 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने कोई ऐसी मशीन ली परचेज कर ली जो सिर्फ 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो उस केस में हमारे कैश फ्लो जनरेट नहीं होंगे। ठीक है। और अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, फेयर वैल्यू और कमर्शियल सब्सटेंस ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, इफ नॉट अवेलेबल देन मेजर करेंगे उसको किस पे, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे मेजर करेंगे। और या अगर डब्ल्यू डी पे मेजर करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो भी उस एसेट की है। ठीक है, किसकी, जो भी एसेट हमने गिवन अप किया है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बुक ऑफ एसेट गिवन अप, यानी कि जो भी हमने एसेट दिया है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू एडेड, या फिर बुक वैल्यू किसकी, जो भी हमने एसेट दिया है, प्लस बूट मनी एक्सचेंज। बूट मनी एक्सचेंज क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई एक मशीन दी, ठीक है, उसके बदले में क्या दिया, एक तो जैसे कि ये M1 है, M1 के बदले में हमें मशीन 2 मिली और 5,000 रुपए मिले। तो ये होता है, इसको बोलते हैं बूट मनी, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी मनी हमें एसेट के साथ मिली उसको बोलते हैं बूट मनी एक्सचेंज। ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रखेंगे अपना, और जो भी इसके रेसिडुअल केस बचे हुए हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब क्या, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट और एसेट रिसीव अंडर गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी हम अकाउंटिंग वो सॉरी इसकी हम देखेंगे कि हम इसकी कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, कुछ इतना डिटेल में जाने वाली बात ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं।